तो लास्ट क्लास में हमने देखा था ग्रोथ के बारे में। ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ लाइफ है, बट वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज नहीं था, राइट? तो हमने स्टार्ट किया था लेक्चर 1 व्हाट इज लिविंग, चैप्टर 1 था अपना द लिविंग वर्ल्ड, यूनिट थी डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है? और हमने सबसे पहले स्टार्ट करा था बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर लाइफ प्रोसेसेस है। हमने ये देखा कैसे एरिस्टोटल इज द फादर ऑफ बायोलॉजी, थियोफ्रास्टस इज द फादर ऑफ बॉटनी, और व्यूज देखे थे लाइफ के, 2 व्यूज थे, याद होगा, टेक्निकल व्यूज और फिलोसफिकल व्यू। फिर हमने कैरेक्टर्स देखे थे, प्रेम लेनारी की बात करी थी हमने। फिर हमने बात करा था डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज, जो बताया था कि लिविंग में तो यूनिवर्सली होना चाहिए बिना किसी एक्सेप्शन के, और जो नॉन लिविंग बीइंग्स हैं उसमें बिल्कुल वो कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। फिर हमने डिटेल देखा था ग्रोथ के बारे में। आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस के बारे में, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक, राइट, दैट इज रिप्रोडक्शन। तो बात हो रही है रिप्रोडक्शन की। सो ध्यान दें, नाम है रिप्रोडक्शन, राइट? मतलब क्या हुआ? री दोबारा, प्रोडक्शन माने फॉर्मेशन होना। यदि कोई ऑर्गेनिज्म, राइट, प्रोजेनी का प्रोड्यूस करता है, वो प्रोजेनी कैसा होगा? पेरेंट्स के ही जैसा होता है। कोई बिल्कुल एक्जैक्टली सेम हो जाए तो वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जहाँ पे वेरिएशन के चांसेस नहीं होते, आज देखेंगे। दूसरा हो सकता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण हो रहा हो, और उसमें हमने देखा था, देखेंगे भी आज, कि किस तरीके से वो वेरिएशन कॉज करेगा, इवोल्यूशन कॉज करेगा। तो आखिर ये रिप्रोडक्शन होता क्या है? सो क्या डिफाइन करेंगे इसको? प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी similar to its parent। जो पेरेंट्स हैं उसी से यदि सिमिलैरिटी शो करता है, दिस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। नाउ हम बात करते हैं, ये जो रिप्रोडक्शन है इसमें यदि हम टाइप्स की बात करें तो एक आता है असेक्सुअल और दूसरा आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम पढ़ेंगे कि ये असेक्सुअल और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये दोनों हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट? तो नाम से स्पष्ट है असेक्सुअल, जहां पे सेक्स ऑर्गन्स जो हैं वहां या तो नहीं है, और यदि किसी कारण से गैमीट्स बन भी रहा है तो गैमेटिक फ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा, राइट? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या होना है। फर्स्ट पॉइंट क्वेश्चन आती है कि भाई इसमें गैमीट का फॉर्मेशन होगा या नहीं होगा। तो आपको याद रखना है, यहाँ गैमेट का फॉर्मेशन हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन हो भी जाएगा तो भी यदि आप गैमेट के फ्यूजन की बात करेंगे, जिसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, सिनगैमी कहते हैं, वो यहाँ पे बिल्कुल एब्सेंट होगा। इसीलिए तो ये असेक्सुअल है। तो असेक्सुअल का मतलब गैमेट का फॉर्मेशन हो सकता है या नहीं भी हो सकता, लेकिन हो गया फिर भी जो गैमेटिक फ्यूजन है वो नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन जब हम बात करते हैं
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो यहाँ गैमेट का फॉर्मेशन होगा, मतलब यहाँ पे मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स दोनों ही बनेंगे। क्लियर? और इसमें गैमेटिक फ्यूजन भी होगा और इसी गैमेटिक फ्यूजन को हम फर्टिलाइजेशन या सिंगैमी कहते हैं। फर्टिलाइजेशन या सिंगैमी। नाउ अब यहां पे हम बात करें, यहां वेरिएशन की यदि हम बात करें, विविधता की बात करें, तो यहां पे विविधताएं नहीं होंगी। कैसे होंगी? एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व है ना, राइट? जैसे अभी मैं बता रहा था, मान लो ये मेल पेरेंट है और ये फीमेल पेरेंट्स है, ये बॉडी डिप्लॉयड होती है, 2n होती है। इसने गैमीट्स बनाया, मान लो आपने n बनाया, फीमेल ने भी गैमीट्स बनाई, n बनाई, तो ये तो गैमेट का फॉर्मेशन हो गया। गैमेट का फॉर्मेशन तो हो गया। जैसे मैंने बताया था, गैमेट का फॉर्मेशन हो सकता है, यहां भी होगा, यहां भी होगा, राइट? या नहीं भी हो सकता। अभी बात हो रही होगा तो क्या होगा। अब मैंने कहा यहां पे आगे यदि आता तो दोनों n प्लस n दोनों मिलके बॉडी बना देते 2n। इसका मतलब यहाँ पे गैमेटिक फ्यूजन जो मैं बोल रहा था, फर्टिलाइजेशन की जो बात कर रहा था, वो फर्टिलाइजेशन हो जाती। लेकिन यहाँ पे हो सकता है ये आगे की तरफ ना जाए, बल्कि वापस अपने ही जैसा बॉडी बना दे। तो वैसी स्थिति में अब जो बॉडी बनेगी, हो सकती है बॉडी कैसी हो, 2n ना हो, कैसी बॉडी बने, n बॉडी बने, राइट? तो यहाँ पे जो हुआ, गैमेट बन तो गया लेकिन उसका गैमेटिक फ्यूजन नहीं हुआ, वापस चला गया। तो हो सकता है ये बॉडी n की रही होगी तो ही n रहता। तो वही बॉडी यदि चला जाए तो एक ही पेरेंट्स तो इन्वॉल्व हुआ इधर, एक ही पेरेंट्स तो इन्वॉल्व हुआ इधर। इसीलिए मानते हैं जो असेक्सुअल होते हैं इसे हम यूनिपेरेंटल भी बोलते हैं, क्योंकि उसमें एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है। यहाँ पर मेल भी आएगा, फीमेल भी आएगा, तब फर्टिलाइजेशन होकर जाइगोट बनेगी और यही जाइगोट फिर से प्रोजेनी का फॉर्मेशन करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, इसीलिए सेक्सुअल को हम बाई पेरेंटल बोलते हैं। मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट दोनों ही पेरेंट इन्वॉल्व है यहाँ पे, राइट? तो इस तरीके से हम देखें कि जब दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं और वेरिएशन भी होगा, जब बार बार वेरिएशन होता जाता है तो क्या होगा, उसमें विकास होगी, इवोल्यूशन होगा। तो वेरिएशन के बाद आप देखोगे कि इसके बाद क्या होगा, इवोल्यूशन भी इसमें संभव नहीं है, लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वहाँ पे इवोल्यूशन होगा। और ये इवोल्यूशन जो है ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑफ लाइफ। इसका मतलब यदि लाइफ के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में यदि आप स्टडी करना चाहते हो तो आपको किसको देखना पड़ेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही देखना पड़ेगा। इसीलिए एनसीईआरटी लिखती है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये क्या है, ये इनवेरिएबली एंड इम्प्लिसिटली रेफर्ड। अब आप समझे क्या कहने का मतलब है इस एनसीईआरटी का। उसने कहा कि बेशक आपने दोनों पढ़ना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पढ़ना है और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पढ़ना है, लेकिन जब भी आप रेफरेंस देंगे तो आपको इवोल्यूशन को ध्यान देना होगा। इवोल्यूशन होगा तब जब वेरिएशन होंगे, और ये दोनों कब होगा, यहाँ नहीं होगा, असेक्सुअल में नहीं होगा, ये सेक्सुअल में होगा। इसीलिए वैज्ञानिक मानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही आपको बिना किसी विवाद के, बिना किसी वेरिएशन के, मतलब इनवेरिएबली, दूसरी बात करनी नहीं है। इम्प्लिसिटली का मतलब होता है अंडरस्टूड। इम्प्लिसिटली का क्या मतलब होता है, ये अंडरस्टूड है कि यदि आप बात करते हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की या रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हो तो अंडरस्टूड है क्या कि आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हो, क्योंकि उसी के तहत क्या होगा, वेरिएशन होगी, उसी के तहत क्या होगा, इवोल्यूशन होगा। दैट्स व्हाई
रिप्रोडक्शन मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इसी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को इनवेरिएबली एंड इम्प्लिसिटली मतलब ये अंतःस्पष्ट है, क्या है वो, रेफर्ड। रेफर्ड का मतलब साफ साफ दिखता है, राइट। तो इस तरीके से हम देखते हैं ये इनवेरिएबली और इम्प्लिसिटली रेफर्ड है, कौन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर। लेकिन ये तो हमने बताया रिप्रोडक्शन क्या है, कितने तरह के होते हैं और क्या दोनों में डिफरेंसेस आ गए। अब हमें ये समझना पड़ेगा कि भाई ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो है, बट क्या ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज हो सकता है या नहीं हो सकता, पहला पॉइंट। दूसरा, अपने एनसीईआरटी में भी क्वेश्चंस है, कुछ मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में चर्चा की गई है, जिससे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप देखेंगे नीट में आए हैं। तो आइए पहले समझ लें, क्या समझ लें कि भाई किस तरीके से क्या क्या मोड हो सकते हैं, किसके लिए, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। ओके, तो आइए देखते हैं मोड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड का मतलब ये हुआ कौन कौन से तरीके हो सकते हैं जिसके असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होएगा, ये ध्यान देना है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट मोड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर। अब ये जो मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यदि हम इसको देखें तो टोटल हमारे पास ये 4 तरह के होते हैं मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन कौन हो सकते हैं? फर्स्ट, बडिंग। याद आ रहा है, आपने 10th क्लास में भी नाम सुना होगा बडिंग, हिंदी मीडियम में आपने पढ़ा होगा तो उसको बोलते हैं मुकुलन, मुकुल निकलना, बर्ड निकलना, राइट ना। तो होता क्या है, याद करो, जैसे ये आपने पढ़ा होगा, याद होगा आपको हाइड्रा, तो हाइड्रा में टेंटिकल्स होते थे, याद आ रहा है, और यहीं पे यहाँ पे आप देखोगे इस तरीके से उसका बर्ड निकलता है, और यही बर्ड फिर क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यदि आपको ईस्ट याद हो तो ये ईस्ट में भी आपको प्रैक्टिकल में भी पढ़ना था, क्लास 10th में याद होगा, ये ईस्ट हो गया, इसके ऊपर ये ऐसे एक उभार निकलता है, दैट इज कॉल्ड बर्ड। तो ये बर्ड जो है, ये दोनों ही स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हो, ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही बर्ड है। ये किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है हाइड्रा की। एग्जाम में आ सकता है कि बडिंग कहाँ कहाँ होता है, हाइड्रा में होता है। दूसरा आप बोल सकते हो ये कहाँ हो रहा है, ये स्ट्रक्चर किसकी बनाई है मैंने, ईस्ट की बनाई है। ईस्ट का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो सैक्रोमाइसिस बोलते हैं। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है, ईस्ट ना लिख के सैक्रोमाइसिस आ सकता है आपको। तो क्या देख रहे हैं, इन दोनों के ऊपर एक क्या होता है, एक आउटग्रोथ हो निकलती है, आउटग्रोथ होता है। आउटग्रोथ को आप प्रोजेक्शन बोल सकते हो, एक उभार निकलती है, राइट ना। तो यही उभार जो पेरेंट बॉडी पे है क्या कहलाती है, बर्ड कहलाती है। और जैसे ही ये बर्ड और ग्रो होता है, बढ़ता है, बढ़ने के बाद आप देखेंगे यहाँ से वो डिटैच हो जाता है, फिर वो मैच्योर होता है, और फिर वो एडल्ट हाइड्रा या ईस्ट की तरह व्यवहार करता है। एंड दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड बडिंग, राइट। तो क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज बर्ड? बर्ड इज द आउटग्रोथ और प्रोजेक्शन ऑफ पेरेंट बॉडी, जो पेरेंट के बॉडी से निकलती है, राइट। एग्जाम्पल बताओ, ये बर्ड कहाँ कहाँ निकल सकती है? फर्स्ट एग्जाम्पल हाइड्रा, सेकेंड एग्जाम्पल ईस्ट, इसका वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम, बोटेनिकल नेम सैक्रोमाइसिस। क्लियर। नाउ आइए अब हम बात करते हैं, हमारे पास जो दूसरा मेथड्स है वो कहलाता है असेक्सुअल स्पोर्स। ये असेक्सुअल स्पोर्स है, नाम ही से स्पष्ट है, ये स्पोर की बात हो रही है। और ये असेक्सुअल है, मतलब गैमीट नहीं है, मियोसिस से नहीं बना, माइटोसिस से बना। क्योंकि जो गैमीट्स बनती है, इन जनरल गैमीट्स बनती है मियोसिस से, इसीलिए यूजुअली वो हैप्लॉइड ही होता है।
और यहाँ जो असेक्सुअल स्पोर्स हैं ये भी हैप्लॉइड होते हैं। चूंकि ये माइटोसिस से बनते हैं यूजुअली, इसीलिए इसे हम क्या कह सकते हैं, ये जो असेक्सुअल बर्ड्स हैं, इसी चूंकि माइटोसिस से बनता है इसीलिए इसे माइटोस्पोर्स कहा जाता है। है तो स्पोर जो माइटोसिस से बना तो माइटोस्पोर बन गया। क्लियर? उसी तरीके से ये जो स्पोर्स हैं हो सकता है ये मोटाइल भी हो सकता है या नॉन मोटाइल भी हो सकता है। मोटाइल गति करेगा, उसमें फ्लैजेला आएगी, नॉन मोटाइल फ्लैजलेट नहीं होगा। तो यहाँ जो असेक्सुअल स्पोर्स के बारे में हमें जो पढ़ना है वो दो तरह का है। एक का नाम है ज़ूस्पोर और एक का नाम है कोनिडिया। राइट? तो आइए हम देखें कि दोनों को डिफ्रेंशिएट करके पढ़ते हैं कि क्या क्या दोनों में डिफरेंसेस होते हैं, कोनिडिया और ज़ूस्पोर के बारे में। ठीक है? सो वी हैव two types of very common spores. First is zoospores and conidia, इसी को कोनिडियो स्पोर भी बोलते हैं। सो कोनिडिया और कोनिडियोस्पोर और जूस्पोर। क्लियर? अब इसको डायग्राम से समझेंगे तो इजीली याद नहीं करना पड़ेगा, डायग्राम से समझ में आएगा। समझे होता क्या है, ये जो स्पोर्स है आप देखो ये ऐसे होते हैं और आपको दिखाई देगा ऊपर में ऐसा स्ट्रक्चर निकला, ये स्ट्रक्चर कहलाता है फ्लैजेला। हिंदी में किसको कशाब बोलते हैं। और इसी फ्लैजेला के कारण इसमें गति होती है, बॉडी मूव करेगी। इसका मतलब जो जूस्पोर है, क्वेश्चन पूछा जाएगा ये कैसा स्पोर है, तो ये मोटाइल स्पोर है। क्यों मोटाइल है? क्योंकि फ्लैजेला है, फ्लैजेला मोटाइल स्ट्रक्चर होता है, तो इसका मतलब ये कैसा है, मोटाइल है, इसीलिए ये फ्लैजेलेटेड स्पोर्स है। क्लियर? दूसरा, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आप देखेंगे ये खास बॉडी के अंदर होती है। आप देख रहे हैं ये कहाँ बन रहा है, एक बॉडी के अंदर बन रहा है। बहुत सारे जूस्पोर्स का निर्माण हो सकता है ऐसे। इसका मतलब ये जो स्पोर है जूस्पोर वो बना कहाँ, बॉडी के अंदर। मैंने बताया था दो तरह के मैकेनिज्म्स होंगे, या तो बॉडी के अंदर बनेगा या बॉडी के बाहर बनेगा। यदि बॉडी के अंदर बनता है इसे हम बोलते हैं इंडोजेनस। तो ये कहाँ बना, बॉडी के अंदर बना, तो इसीलिए हम इसे बोलेंगे ये कैसा है, इंडोजेनस है। और इंडोजेनस का क्या मतलब हुआ, क्या अभिप्राय है, मतलब ये कि प्रोड्यूस्ड इनसाइड जूस्पोरेंजियम। जिस बॉडी के अंदर वो बना रहा है वो बॉडी क्या कहलाएगी, जूस्पोरेंजियम। इसका मतलब ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये स्ट्रक्चर ही है कौन, जूस्पोरेंजियम है। और इसी के अंदर ये क्या बना, ये सभी जो बने हैं वो कौन है, वो है जूस्पोर्स। क्लियर? तो इसका मतलब जूस्पोर फ्लैजेलेट है, इसलिए मोटाइल है। अंदर बना इंडोजेनस है। किसके अंदर बना, क्वेश्चन आ सकता है, जूस्पोरेंजियम के अंदर बना, कभी तो इसको इंडोजेनस हमने कहा। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन अब आएगा किसके बारे में, कि ये जूस्पोर्स कहाँ होता है, ये जूस्पोर्स कहाँ होता है, इसकी बात कर रहे हैं। तो प्राय स्पष्ट है, जब ये मोटाइल है की कंडीशन में होना चाहिए, जहाँ पे जल होगी वही तो होगा ये। तो इन जनरल आप देखेंगे ये एल्गी में भी होता है, मोस्टली एल्गी में पाया जाएगा। राइट? जैसे आप याद करो, एक एग्जांपल आपको याद होगा, क्लेमाइडोमोनास बड़ा कॉमन एग्जांपल है। उसी तरह से ये फंजाई में भी हो सकता है, कुछ फंजाई में भी पाया जाता है। राइट? जैसे एल्ब्यूगो हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, वहाँ भी होता है। तो इस तरह से ये एल्गी और फंजाई में हो सकता है। क्लियर? दूसरा आती है बारी किसकी, कोनिडिया या कोनिडियोस्पोर्स की। इसको पहले समझते हैं। ये देखो
ये स्ट्रक्चर इसका आप देखें कोनिडिया का कैसे बनता है, तो आपको ऐसे दिखाई देगा। ये फंजाई में ही है, ये एल्गी में नहीं होता, ये केवल फंजाई में होता है। दूसरी बात ये देखेंगे आप, ये एक स्ट्रक्चर बना यहाँ पे, यही एक बॉटल शेप स्ट्रक्चर बनाता है, ऐसे देख रहे हैं। और इसी बॉटल शेप के स्ट्रक्चर पे सेंटर से ऊपर, बेस से ऊपर की तरफ धीरे धीरे ये ऊपर बढ़ता जाएगा साइज, और ऐसे होगा। तो ये कैसे अरेंज है, अब आप ध्यान दें, पूरे स्ट्रक्चर को ध्यान दें, तो आपको लगेगा कि भाई ये पूरा का पूरा आप जो ये देख रहे हो ना, ये चेन में पड़ा हुआ कौन है, कोनिडिया। बस में गई। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर जो बनाया यही है स्टेरिगमाटा, ठीक है। और स्टेरिगमाटा जिससे ओरिजिनेट होता है, ये स्ट्रक्चर कहलाती है कोनिडियोफोर। बस में गई, कोनिडियोफोर, ठीक है। अब आप देखें, समझे, तो ये हो गया माइसीलियम, माइसीलियम से जो ब्रांच निकला कोनिडियोफोर, उससे जो बॉटल शेप स्ट्रक्चर निकलती है, इससे हम स्टेरिगमाटा या फियालिट्स बोलते हैं। और इसके ऊपर जो चेन में स्पोर्स निकलता है, दैट वेरी स्पोर इज कॉल्ड कोनिडिया और कोनिडियोस्पोर। अब आप दोनों को कंपैरिजन करें, यहाँ हमारे पास क्या था, यहाँ पे हमारा था ये जूस्पोर, ये जूस्पोर था। जूस्पोर में फ्लैजेला था, इसलिए ये मोटाइल था। यहाँ कोई फ्लैजेला जैसी कोई रचना नहीं है, इसका मतलब ये जो कोनिडिया है वो फ्लैजलेटेड नहीं है, नॉन फ्लैजलेटेड है। और जब नॉन फ्लैजलेटेड है तो मोटिलिटी भी नहीं होगी, तो नॉन मोटाइल होगा। तो आपने क्या देखा, ये जो स्ट्रक्चर है ये कैसा होगा, इट इज नॉन मोटाइल, फ्लैजेला नहीं है, तो ये नॉन फ्लैजलेटेड हो गया। ये प्रोड्यूस कहाँ हुआ, बॉडी के अंदर, लेकिन ये कहाँ प्रोड्यूस हुआ, बॉडी के बाहर, राइट। तो ये अंदर, इसलिए आपने क्या बोला था, एंडो, अंदर, जेनस उत्पन्न होना, बट इसकी उत्पत्ति एक्सो हुआ, बाहर हुआ। तो टर्मिनोलॉजी क्या हो जाएगी, जल्दी आप बताओ, एक्सोजेनस। तो ये हो गया एक्सोजेनस। और एक्सोजेनस का क्या मतलब हुआ, ये कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, एट द टिप ऑफ स्टेरिगमाटा। कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, चेन में। और अरेंजमेंट कैसी है, बेसिपिटल। इसका मतलब आप बोल सकते हो कि कोनिडिया क्या हो रहा है, प्रोड्यूस्ड इन चेन बेसिपिटली at the tip of स्टेरिगमाटा on at the tip of स्टेरिगमाटा of या on कोनिडियोफोर। कोनिडियोफोर का मतलब होता है, वो फोर का मतलब ब्रांच, जो कोनिडिया बनाने वाला हो। तो ये जो आप देख रहे हो यही है कोनिडियोफोर। ये फोर का मतलब क्या हुआ, ब्रांच है जो कोनिडिया बनाएगा। कोनिडिया कैसे बनेगी, तो याद रखना है कि ये कोनिडिया जो बनेगी वो चेन में बनेगी, श्रृंखला में आएगी। श्रृंखला कैसी होगी, बेस की तरफ, नाम क्या रखा, बेसिपिटल। कहाँ आएगा, टिप, किसके टिप पर, ये बॉटल से स्ट्रक्चर है स्टेरिगमाटा, उसके टिप पे आएगा। और ये कहाँ बैठा हुआ है, कोनिडियोफोर के ऊपर बैठा हुआ है, राइट। एंड दिस होल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज, आप देखोगे ये होल स्ट्रक्चर जो है, इन सभी को आप एक साथ जोड़ोगे ना, इन सभी स्ट्रक्चर को, तो हम इसको बोलते हैं पेनिसिलस। क्या बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं पेनिसिलस। अब आप ध्यान दो, इसको क्या बोलते हैं, पेनिसिलस। और पेनिसिलस वर्ड जब वैज्ञानिकों ने देखा, क्यों पेनिसिलस, क्योंकि ये ऐसा एक है, ऐसा ही जब 4-5 होगा
तो ऐसा लगेगा जैसे ब्रश लाइक स्ट्रक्चर है, और ब्रश या झाड़ू ब्रूम लाइक स्ट्रक्चर को ही पेनिसिलस कहा गया। और ये पेनिसिलस वर्ड से आया पेनिसिलियम, और पहली बार इसी पेनिसिलियम से बैक्टीरिया को मारा गया था, इसलिए फर्स्ट एंटीबायोटिक का निर्माण जो हुआ उसका नाम क्या है, पेनिसिलिन। याद आ रहा है, अलेक्जेंडर ने जो खोजा था, राइट। नाउ तो मैं बात कर रहा था ये कहाँ पाया जाता है, एग्जाम्पल तो आपको याद रखना है पेनिसिलियम में। एक और एग्जाम्पल भी आप याद रख सकते हैं फंजाई का, एस्परजिलस में, ये दोनों ही एस्कोमाइसिटीज में है, पढ़ेंगे हम लोग। तो इस तरीके से हमने पढ़ा कि दो तरह के हमारे पास क्या हो गए भाई, दो तरह के असेक्सुअल स्पोर हुए, एक हुआ जूस्पोर, एक हुआ कोनिडिया या कोनिडियोस्पोर, और एक मोटाइल है, नॉन मोटाइल, फ्लैजेलेटेड, नॉन फ्लैजेलेटेड, इंडोजेनस, एक्सोजेनस। ये अंडर प्रोड्यूस हुआ किसके, जूस्पोरेंजियम के। ये किसके बाहर प्रोड्यूस होगा, टिप ऑफ स्टेरिगमाटा ऑफ कोनिडियोफोर, और ये पाया गया फंजाई में, पेनिसिलियम और एस्परजिलस में, राइट। तो ये दूसरा हमने पढ़ा, पहला तो पढ़ा बडिंग के बारे में, दूसरा हमने पढ़ा किसमें, दूसरा हमने पढ़ा असेक्सुअल स्पोर्स के बारे में। आइए अब थर्ड जो इसके टाइप्स हैं वो देखें। थर्ड टाइप्स कहलाता है फ्रेगमेंटेशन, विखंडन इसको बोलते हैं। फ्रैगमेंट्स टूट जाएंगे और फेवरेबल कंडीशन में पुनः उस फ्रैगमेंट से पूरी बॉडी का निर्माण होगा, एंड दिस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन, राइट। और ये एल्गी और फंजाई दोनों में ही कॉमन है, ठीक है। अब देखिए थर्ड, फ्रेगमेंटेशन। तो ये फ्रेगमेंटेशन क्या है, मैंने बताया था हमारे पास फिलामेंटस एल्गी है, शैवाल वहां होगा, पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल ये फंजाई में आपको दिखाई देगा। तीसरा एग्जाम्पल प्रोटोनीमा ऑफ मॉसिस बोलते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अभी पढ़ेंगे हम इसके बारे में। तो ये तीन स्ट्रक्चर बताए गए किसके बारे में, फ्रेगमेंटेशन में। तो इसमें एक और स्ट्रक्चर आता है जिसे हम बोलते हैं प्लेनेरिया, और प्लेनेरिया में जो फ्रेगमेंटेशन है वो एक स्पेशल तरह का फ्रेगमेंटेशन है, एंड दिस इज कॉल्ड रीजेनरेशन। तो एनसीईआरटी ने तो इसी जगह लिख दिया है, बट मैं इस रीजेनरेशन को डिटेल बताऊंगा ताकि आपको इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन बन जाए। आइए समझते हैं यहाँ पर क्या है। तो फ्रेगमेंटेशन का क्या मतलब है, फ्रैगमेंट का ये एक कोई, जैसे आप एल्गी में समझो, स्पाइरोगायरा आपने ले लिया, याद आ रहा है आपको, स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा, राइट, ग्रीन फिलामेंटस एल्गी है। अब ध्यान दीजिए ये स्पाइरोगायरा, ये इस तरह से इसकी फिलामेंटस स्ट्रक्चर होती है, ऐसे, क्लियर। अब आप देखेंगे किसी कारण से ये फिलामेंट यहां से टूट गया, यहां से टूट गया। अब क्या होगा, ये जो टूटा हुआ टुकड़ा है, ये आप जो देख रहे हो, ये फिर से फेवरेबल कंडीशन में जैसा ये पूरी बॉडी थी वैसे ही बॉडी का निर्माण कर लिया। सो ये जो टुकड़ा है दिस इज कॉल्ड फ्रैगमेंट, और फ्रैगमेंट से पूरी बॉडी का निर्माण हो जाना फेवरेबल कंडीशन में, दिस इज कॉल्ड फ्रैगमेंटेशन। मैकेनिज्म समझ में आ गया, बहुत आसान है। ये कहाँ होगा, मैंने बताया फिलामेंटस एल्गी, स्पाइरोगायरा में होगा, हीलोथ्रिक्स में होगा। दूसरा फंजाई में ले तो जितने भी मैक्सिमम फंजाई हैं सभी में ऐसा देखा जाता है कि फ्रैगमेंटेशन होता ही होता है। तो बड़ा कॉमन मेथड है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्रैगमेंटेशन का होना इन फंजाई। दूसरा आता है किसका, प्रोटोनीमा इन मॉस। ये समझने की बात है, प्रोटोनीमा जो मॉस है उसमें खास तरह एक प्लांट है फुनेरिया, पढ़ेंगे इसको।
यहां पे पाया जाता है प्रोटोनीमा। ये प्रोटोनीमा होता क्या है, मानते हैं इस प्रोटोनीमा के बारे में थोड़ा डिटेल समझते हैं। ये प्रोटोनीमा क्या है, देखिएगा ये प्रोटोनीमा दो तरह का होता है, या तो प्राइमरी प्रोटोनीमा होगा या फिर सेकेंडरी प्रोटोनीमा होगा। ये प्राइमरी या सेकेंडरी प्रोटोनीमा यदि आप देखें तो आपको लगेगा ये जो बना है ये फ्रॉम स्पोर, स्पोर से डेवलप होता है, जबकि ये जो बनता है ये फ्रॉम नॉन स्पोरिक पार्ट, नॉन स्पोरिक पार्ट से बनता है। कौन, प्रोटोनीमा। होता क्या है, ये स्पोर है, यहां ड्रॉ करता हूं डायग्राम, आइए ये देखिए होता क्या है, ये स्पोर है। अब इस स्पोर क्या होगा, ये धीरे धीरे फिलामेंट स्ट्रक्चर बना देगा, ऐसे देख रहे हैं ना। तो ये स्पोर जो फिलामेंट जैसा बना दिया, ये जो फिलामेंट स्ट्रक्चर आप देख रहे हो इसी को बोला प्रोटोनीमा। चूंकि प्रोटोनीमा ये फिलामेंट स्ट्रक्चर है और इसी से पूरी बॉडी बन जाएगी, फिर इससे पूरी बॉडी किसकी बनेगी, फ्यूनेरिया की पूरी बॉडी इससे बनने वाली है। ओके, तो ये जो फ्रैगमेंट है ये पूरा का पूरा फ्यूनेरिया बना देगा, और ये फ्रैगमेंट बना किससे, स्पोर से। चूंकि स्पोर से बना इसलिए कैसा है, ये प्राइमरी प्रोटोनीमा है। प्रोटोनीमा क्या है, ये एक स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है प्रोटोनीमा, तो आप बोल सकते हो ये फिलामेंटस एंड जुवेनाइल स्ट्रक्चर है। और ये जो फिलामेंटस और जुवेनाइल स्ट्रक्चर है, या तो वो स्पोर से बनेगा तो प्राइमरी प्रोटोनीमा बोलेंगे, हो सकता है बिना किसी स्पोर दूसरे बॉडी से बने। अब दूसरा बॉडी फिर क्या हो सकता है राइजोइड्स हो। क्वेश्चन आया हुआ है कि भाई नॉन स्पोरिक है, तो नॉन स्पोरिक कहां से होगा, कौन सा पार्ट होगा जो स्पोर नहीं है दूसरे से बन रहा है, वो राइजोइड्स हो सकता है। मतलब अब इसको आप समझे, पूरी बॉडी आप देखेंगे प्रोटोनीमा में तो आपको ऐसा दिखाई देगा, मॉस को आप देखेंगे पूरी बॉडी उसकी ऐसी होती है, देखें ये नीचे राइजोइड्स होता है और ये इसमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा प्रोटोनीमा ये ऐसा बॉडी बना देगा। जो मैं बोल रहा था किसका स्ट्रक्चर है, फ्यूनेरिया का स्ट्रक्चर है। अब मैं बोल रहा हूं ये जो नीचे जो आपने बनाया यही है कौन, राइजोइड्स। बस हमारी ये कौन है, राइजोइड्स। तो आप तो ये बोले कि एक बार ये बना, हो सकता है कि ये राइजोइड से बने, मतलब ये जो टुकड़ा है ये टुकड़ा टूट जाए। अब ध्यान दे, ये टुकड़ा टूट गया, ये अब फिर ये टूटा हुआ टुकड़ा क्या करेगा, ऐसे फिलामेंटस स्ट्रक्चर बनाएगा, राइट। तो ये भी क्या है, फिलामेंटस जुवेनाइल स्ट्रक्चर है, लेकिन ये स्पोर से नहीं बन रहा है बल्कि राइजोइड से बन रहा है, इसीलिए इसको नॉन स्पोरिक बोलेंगे। और ऐसे टाइप ऑफ प्रोटोनीमा को सेकेंडरी प्रोटोनीमा के नाम से जानेंगे। और ये दोनों ही कैरेक्टर कहाँ देखा गया है, फ्यूनेरिया में। और फ्यूनेरिया को हम क्या बोलते हैं, मॉस कहते हैं। अब मुझे लगता है ये एनसीईआरटी की लाइन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। आपको क्वेश्चन भी आएगा कि भाई बताओ इसमें कि भाई ये जो हमारा प्रोटोनीमा है ये प्रोटोनीमा कहाँ बना, तो ये मॉस में बना। और ये मॉस में कहाँ बना है, तो आपने देखा कि ये कहाँ बना है, ये बना है फ्यूनेरिया के अंदर बना है, क्लियर। तो ये हो गया फ्रेगमेंटेशन के बारे में। आइए थोड़ा समझते हैं रिजनरेशन से रिलेटेड फ्यूनेरिया की जो बात हो रही है उसको समझते हैं। तो यहाँ पे मॉस का मतलब ब्रायोफाइट से है, पढ़ेंगे आगे हम लोग, प्लांट किंगडम में पढ़ना है इसे, मॉस का, राइट। तो आइए अब देखते हैं रिजनरेशन के बारे में। आप लोगों ने प्लेनेरिया तो नाम सुना ही है, उससे भी आइए कॉमन चीज बताता हूँ। आपके घर में जो प्रायः लड़कियां या महिलाएं देख के भागती हैं, एक तो कॉकरोच होता है, दूसरा लिजार्ड होता है, राइट ना। तो इन दोनों में देखा गया है रीजनरेशन। थोड़ा सा इसको डिटेल ले लेते हैं ताकि इससे क्वेश्चन आ जाए, आगे जब आप एमबीबीएस में जाओगे तो भी ये काम आएगा। दो मेथड होता है इसके तहत, एक को बोलते हैं मॉर्फोलैक्सिस
और एक को बोलते हैं इपीमॉर्फोसिस। ओके, मॉर्फोलैक्सिस एंड इपीमॉर्फोसिस क्या होता है? यदि ऐसा हो कि टुकड़ा शरीर का बहुत सारे भागों में बट जाए, शरीर के बहुत टुकड़े हो और प्रत्येक टुकड़ा उतनी ही इफिशिएंसी के साथ पूरी बॉडी का निर्माण कर ले, तो इसका मतलब रिजेनरेशन जो है वो ट्रू है। हर पार्ट के अंदर एबिलिटी है कि वो रिजेनरेट करेगा, एंड दिस इज कॉल्ड मॉर्फोलैक्सिस। क्या मतलब हुआ समझे? यहां पर क्या हुआ? ईच फ्रैगमेंट ऑफ बॉडी गिव राइज टू इंटायर बॉडी, पूरी की पूरी बॉडी का निर्माण कर लेगा, जबकि यहां ऐसा नहीं है। यहां पर क्या हुआ? ओनली लॉस्ट पार्ट इज गेन्ड। जो टुकड़ा का नुकसान हुआ है केवल उसी टुकड़े का निर्माण होगा। दिस इज कॉल्ड एपीमॉर्फोसिस। अब आप समझे, मैंने बताया इसका एग्जाम्पल प्लेनेरिया। प्लेनेरिया में क्या होता है? ये स्ट्रक्चर याद होगा आपको, ऐसे बना इसका स्ट्रक्चर। अब आप देखेंगे यदि इस स्ट्रक्चर को आपने 3 भागों में बांट दिया, ये काटा, ये 4 भागों में काटा, तो क्या होगा? हर टुकड़ा 1 2 3 4 चारों के चारों टुकड़े यदि फिर से पूरी की पूरी बॉडी बना दे, दिस इज फाउंड इन प्लेनेरिया एंड दिस इज कॉल्ड। क्वेश्चन आया हुआ है 2012 में, क्वेश्चन आया हुआ है 2016 में भी क्वेश्चन आया हुआ है। क्या? नीट में, AIPMT में, कि भाई ट्रू रीजनरेशन कहाँ पाया जाता है? तो ट्रू रीजनरेशन प्लेनेरिया में पाया जाता है। प्लेनेरिया क्या शो करता है? एपीमॉर्फोसिस शो करता है। इपीमॉर्फोसिस किसका टाइप्स है? रीजनरेशन का टाइप्स है। बिल्कुल क्लियर हो गया? अब बोले सर ये बताओ वो फटाफट, ये क्या है? लॉस्ट पार्ट से कैसे निकल रहा है? ये कहाँ पाया जाता है? बिल्कुल बहुत कॉमन है, आपने देखा होगा, ये पाया जाता है लिजार्ड्स में। छिपकली, आप देखते होंगे, यदि आपने छिपकली देखा है तो आप देखो उसकी बॉडी लगभग ऐसे होती है और ये इसके पूंछ होते हैं, राइट? और यदि किसी कारण से ये जो उसका टेल है, यदि यहां से आपने तोड़ दिया तो क्या हो गया? ये टेल लॉस्ट हो गया। टेल तो उसका गायब हो गया बॉडी से, ये इसकी बॉडी थी। लेकिन आप देखोगे फिर थोड़े दिनों के बाद यहाँ पे दूसरा टेल आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या दिया? ये जो न्यू टेल है, नई पूंछ आ गई उसकी, इसका मतलब ओनली लॉस्ट पार्ट इज गेन्ड। जो लॉस्ट पार्ट है वही वापस आएगा। दिस इज फाउंड इन लिजार्ड। तो इस तरह से हमारे पास जो रीजनरेशन है वो 2 टाइप्स है। लिंक क्वेश्चन बड़ा कॉमन है, बड़ा फेमस क्वेश्चन है कि ट्रू रीजनरेशन कहाँ पाया जाता है? ट्रू रीजनरेशन पाया जाता है प्लेनेरिया में। और रीजनरेशन क्या है? आप बोल सकते हो रीजनरेशन इज अ modified form of fragmentation। प्राय होता क्या है कि जो फ्रेगमेंटेशन होता है ये सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में होता है जो फ्यू सेल्स के बने हुए हैं, लेकिन जो रिजेनरेशन है ये कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में होता है। इसीलिए मानते हैं इसी फ्रेगमेंटेशन का जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, दिस इज कॉल्ड रीजनरेशन। तो हमारे पास 2 मेथड हो गया, एक हो गया रीजनरेशन और एक हो गया फ्रेगमेंटेशन, राइट? सो इन दिस वे वी फाउंड कि वही मोड ऑफ रीजनरेशन हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या क्या हो सकते हैं। तो कितने हो गए? 4। पहला बडिंग, दूसरा असेक्सुअल स्पोर देखा, तीसरा हमने देखा किसको? अबाउट फ्रेगमेंटेशन, एंड 4th देखा हमने रीजनरेशन के बारे में। लेकिन अभी भी अपनी मंजिल नहीं आई। मंजिल क्या था? हमें ये पता करना था कि भाई जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये रिप्रोडक्शन लाइफ का
डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, परिभाषिक गुण हो सकता है या नहीं हो सकता, हमें ये पता करना है। और हमने बताया था डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज कब होगी, जब वो केवल और केवल लिविंग में होगा, नॉन लिविंग में बिल्कुल नहीं होगा, और जो लिविंग में भी होगा वो बिना किसी अपवाद के होगा। आइए कल करते हैं कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज। सो अब इसको कंक्लूड करते हैं। ये सारे जो पार्ट मैंने बताए हैं आपको, इसको आप पहले कॉपी में ईमानदारी से आप लिखोगे, पढ़ लोगे, फिर से मेरी वीडियोस को सुनोगे, राइट, बिल्कुल याद हो जाएगा, क्योंकि मैं ही 2 बार आपको रिपीट करके बोल रहा हूँ, चीज़ों को समझा रहा हूँ 2 बार 3 बार। और फिर जब आप एनसीईआरटी लिखने के बाद खोलोगे तब आपको लगेगा कि भाई एनसीईआरटी की सारी लाइन तो सर ने याद करा दी हमें, तो बिल्कुल प्रोसेस से आपको पढ़ना है। आइए बात करते हैं कंक्लूजन की बात। कंक्लूजन कि भाई जो रिप्रोडक्शन है, ये रिप्रोडक्शन क्या हो सकता है। तो अब देखो डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज हो सकता है या नहीं हो सकता। तो रिप्रोडक्शन लिविंग में होगा, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये नॉन लिविंग जो निर्जीव है ऑर्गेनिजम्स उसमें तो नहीं होता। तो पहला पैरामीटर में पास कर गया कि भाई लिविंग में होना चाहिए, दूसरे में भी पास हो गया ये कि नॉन लिविंग में नहीं होना चाहिए, तीसरा ये था कि भाई ये जो लिविंग में होना चाहिए वो बिना किसी अपवाद के होना चाहिए, कोई अपवाद ना हो। लेकिन लोगों ने पाया कि भाई ये तो अपवादित है, इसके साथ एक्सेप्शंस जुड़ा हुआ है। अब कहोगे सर इसमें एक्सेप्शंस क्यों आ गया, कौन सा है वो एक्सेप्शन जो रिप्रोडक्शन नहीं करता। बिल्कुल आप देखो, राइट, हमारे पास 3 एग्जाम्पल्स हैं। एक तो म्यूल को हम लोग हिंदी में खच्चर बोलते हैं, ये स्टेराइल होता है। दूसरा इनफर्टाइल कपल, ह्यूमन कपल। आप देखोगे अपने आसपास पड़ोस में भी कुछ ऐसे ह्यूमन कपल्स होते हैं जिसके बच्चे नहीं हुए, कारण बहुत सारे हो सकते हैं, वो इनफर्टाइल ह्यूमन कपल हैं। तीसरा वर्कर याद आ रहा है आपको, देखोगे मधुमक्खियां जो होती है ना उसकी 3 प्रजातियां होती हैं, वर्कर, क्वीन और ड्रोन। क्वीन डिप्लॉयड होती है और वो स्टेराइल नहीं फर्टाइल होती है। वर्कर आप देखोगे ये 2n, ये डिप्लॉयड होता है क्वीन की तरह, लेकिन क्वीन कैसी है, फर्टाइल है, वो ड्रोन के साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है। लेकिन जो वर्कर हैं वो स्टेराइल होते हैं, ये फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकते। तो ये लाइफ तो इनका आ गया, लिविंग बीइंग्स तो हैं लेकिन आगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। और हमने शुरू में क्या बताया था कि रिप्रोडक्शन को हमें किस रूप में लेना है, हमें लेना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रूप में, बताया था ना, इनवेरिएबली एंड इम्प्लिसिटली रेफर्ड, राइट, अंडरस्टूड है कि रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और यहां आप देखो ये 3 ऐसे एग्जाम्पल हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, एक्सेप्शन हो गया। तो ये लिविंग बीइंग्स में पाया तो जा रहे हैं बट एक्सेप्शन है, इसीलिए इस रिप्रोडक्शन को हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज नहीं मान सकते। तो ये रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन इज नॉट डिफाइनिंग property of living organisms। ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज नहीं है, लेकिन बिना इस रिप्रोडक्शन के जनरेशन टू जनरेशन स्पीशीज नहीं चलेगी। इसका मतलब ये रिप्रोडक्शन इंश्योर करता है
कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज को जनरेशन आफ्टर जनरेशन, तो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर जरूर है, लेकिन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज यदि हम बोले तो ये क्या नहीं है, ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज नहीं मानी जाएगी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। क्यों? क्योंकि ये सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नहीं पाई गई, एक्सेप्शन मिल गया, ये 3 एक्सेप्शंस हो गए। क्लियर? That's why we say reproduction is not the defining properties। तो हमारे पास 2 हो गए, एक हो गया ग्रोथ, वहां भी हमने देखा था वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज नहीं है। दूसरा हमने क्या देखा, रिप्रोडक्शन, ये भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज नहीं है, राइट। लेकिन इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं वो होगा मेटाबॉलिज्म, राइट, सेलुलर और ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस, और वो देखेंगे कि वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज हो सकती है या नहीं हो सकती, राइट। तो वो देखेंगे नेक्स्ट कि भाई क्या हो सकती है और नहीं हो सकती है। आपसे पूछा जाएगा क्या बोलोगे आप, क्या सोचते हो बताओ। लग रहा है ना लिविंग ही तो है सर, लेकिन अपने एनसीईआरटी ने क्या कहा कि नीदर लिविंग, ये लिविंग नहीं है, और मजे की बात कहा कि नहीं ये नॉन लिविंग भी नहीं है, नॉन लिविंग। अब भाई ये तो फंसा दिया इन्होंने मामला को कि भाई आप बोल रहे हो लिविंग भी नहीं है, नॉन लिविंग भी नहीं है, तो कुछ तो बोलो खुल के। आप बोल रहे हो कि लिविंग नहीं हो सकता, फिर आप बोल रहे हो ये नॉन लिविंग भी नहीं है, मतलब ना तो ये सजीव है ना तो ये निर्जीव है, फिर ये है क्या? तो साफ साफ दिख रहा है। उन्होंने कहा इस दोनों वर्ड्स के लिए क्या बोला कि ये दोनों क्या हैं, तो वर्ड उन्होंने यूज किया, कि ये दोनों क्या हैं, तो ये श्योरली लिविंग रिएक्शन है। अब आप समझे क्या बोला जा रहा है कि वो नॉन लिविंग भी नहीं है, लिविंग भी नहीं है, परंतु ये श्योरली लिविंग रिएक्शन है। चलो आपको समझाता हूं, थोड़ा सा फिल्म में ले चलता हूं। याद को 3 इडियट्स देखा था आपने? हाँ जरूर देखा होगा बचपन में। 3 इडियट्स में कहानी है कि भाई जो एक लेडी होती है उसका बच्चा पैदा होना होता है, एडवर्स कंडीशन में, कुछ भी सपोर्ट नहीं होता, हॉस्पिटल में नहीं है, तो आमिर खान किसी तरह से बच्चे को बाहर निकालता है। जब बच्चे बाहर निकल आते हैं तो बच्चा रोता नहीं है। अब ध्यान दो, प्राय ऐसा होता है ना कि बच्चा जब माता के गर्भ में पड़ा होता है तो वो माता के गर्भ में वो पेट पे लात मारता है। अब जाके बोलो मम्मा को कि भाई ये तो लात मार रहा है, या लेडीज को बताएगी लात मार रहा है, तो क्या पता लगता है वो जो माता के गर्भ में वो क्या लिविंग है कि नॉन लिविंग है? आपको सर लात मार रहा है ना तो लिविंग है, नहीं बोल सकते कि लिविंग है। क्यों? क्योंकि हो सकता है वो बच्चा बाहर निकले तो जिंदा हो, अच्छी बात है, मरा हुआ भी तो हो सकता है किसी भी कारण से। तो जब तक बच्चा बाहर नहीं निकलेगा और वो बाहर के एनवायरनमेंट के अगेंस्ट रिस्पॉन्स नहीं करेगा, रोएगा नहीं, तब तक समझ में नहीं आएगा कि बच्चा जिंदा है। बस मैं कही इसका मतलब जब तक बच्चा माता के गर्भ में है, अब सारा साइंस से चेक कर लो, ब्रेन भर गया तो ये हो गया वो हो गया, सब सही है, ये सारे पैरामीटर्स हैं, लेकिन कंफर्मेशन तभी होगा जब वो बाहर निकलेगा और रिस्पॉन्स करेगा कि हाँ हम हैं। इसका मतलब जो बच्चा गर्भ में है, उसी तरह से ये पौधा गर्भ में है, तो जब तक ये गर्भ में है हम इसको लिविंग नहीं बोल पा रहे हैं, हम इसको डेड भी नहीं बोल सकते। क्यों नहीं डेड बोल सकते? क्योंकि ये सारे कार्य कर रहा है जो लिविंग में हो रहा है। तो लिविंग में सभी काम, इसमें भी 5 से 6 हो गए, यहां भी 5 से 6 हो गया, तो जो काम लिविंग में है तो यहां पे तो बहुत सिमिलरिटी है, सिमिलर टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जैसा बिल्कुल सिमिलर है, इसीलिए हम इसको नॉन लिविंग तो बिल्कुल ही नहीं बोल सकते। नॉन मतलब नहीं, नॉन लिविंग नहीं है, लेकिन चूंकि ये अंदर है, टेस्ट ट्यूब के अंदर, माता के गर्भ के अंदर, हम नहीं बोल सकते कि वो लिविंग है। क्या हुआ था याद कीजिए, 3 इडियट। बच्चा जब बाहर निकला तो नहीं रो रहा था, बाकी लोग रोने लगे, क्यों? लगा बच्चा मरा हुआ है।
लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, बच्चा रोने लगा। तो यदि बच्चा मरा हुआ होता तो रोता कैसे? इसका मतलब बच्चा मरा हुआ नहीं था, इसका मतलब बच्चा जिंदा भी नहीं था, मरा हुआ भी नहीं था, तो क्या था? यस, वो बच्चे के अंदर लिविंग रिएक्शन चल रही थी। किसी कारण से वो बाहर के एनवायरमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था, रिएक्ट नहीं कर रहा था। इसका मतलब बच्चा, ये छोटा पौधा का बच्चा लिविंग रिएक्शन है, मेटाबॉलिज्म है, जो सिमिलर है लिविंग ऑर्गेनिज्म के। इसीलिए हम इसे नॉन लिविंग नहीं बोलेंगे, श्योरली लिविंग रिएक्शन बोलेंगे, जो लिविंग बीइंग के जैसा है। तो क्या समझ में आया? ये लिविंग रिएक्शन मेटाबॉलिज्म है, और मेटाबॉलिज्म कभी भी नॉन लिविंग में नहीं होगा, और सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगा बिना किसी अपवाद के। राइट, ये तो आधार दे रहा है लाइफ के लिए। दैट्स वाई मानते हैं ये जो मेटाबॉलिज्म है दैट विल बी द डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अभी मिला भाई, क्या मिला कि एक मिला जो लाइफ को डिफाइन कर रहा है। और क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट आता है आपके एग्जाम में। क्वेश्चन क्या आएगा? आइसोलेटेड, फिर से ध्यान दो क्या क्वेश्चन आएगा। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो। क्वेश्चन क्या आएगा? इन विट्रो आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या है? लिविंग बीइंग? ना। नॉन लिविंग बीइंग? ना। श्योरली लिविंग रिएक्शन? यस। राइट, तो चौथा ऑप्शन आएगा ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज भी नहीं, ये होगा तो ये कैसे हो सकता है? ये क्वेश्चन आएगा नीट में, बिल्कुल बन जाएगा। बहुत फेमस क्वेश्चन है, खूब क्वेश्चन आती है। तो हमने देखा लाइफ को दो फॉर्म में देखा, एक लाइफ को नेचुरल कंडीशन में देखा और एक लाइफ को लैब के कंडीशन में देखा। और लैब के कंडीशन में भी जो लाइफ है वो नेचुरल कंडीशन से मैच करती है, इसीलिए ये लिविंग रिएक्शन है। एंड दैट वेरी लिविंग रिएक्शन इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। तो अब कंफर्मेशन की बारी आई भाई, अब कंफर्म करना चाहिए कि लाइफ, ये जो मेटाबॉलिज्म है, ये मेटाबॉलिज्म क्या है? क्या ये नॉन लिविंग में हो सकता है? बिल्कुल नहीं। लिविंग में? बिल्कुल सही। एक्सेप्शन? बिल्कुल नहीं। तो ये सारी तीन ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसको ये फॉलो करता है, इसलिए हम मानेंगे कंक्लूजन में, जो थर्ड कंक्लूजन है अपना, कि मेटाबॉलिज्म लिविंग में होता है, चाहे कोई भी हो, कोई भी हो। अब छोटा से छोटा जीव ले लो, माइक्रोब्स ले लो, एल्गी ले लो, फंजाई ले लो, ईटीसी, जितने भी जीव हैं, ऑल ऑर्गेनिज्म, सभी में पाया जाता है बिना किसी एक्सेप्शंस के। पहला। दूसरा, ये नॉन लिविंग में तो बिल्कुल ही नहीं होता। तो कंफर्म हो गया कि ये मेटाबॉलिज्म क्या है? बिल्कुल सही, ये क्या है? इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। क्लियर? तो दिस इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो अभी तक हमारे पास तीन हो गए। एक हो गया इंटरनल ग्रोथ का डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज, और दूसरा अभी मिला, दूसरा ही हुआ। दूसरा कौन हुआ? मेटाबॉलिज्म। राइट, ये भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है। इसके बाद तीसरा मिलेगा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, और चौथा एक और मिलेगा हमें, कौन? कॉन्शियसनेस। राइट, तो ये तो स्पष्ट हो गया कि मेटाबॉलिज्म कंफर्म है कि क्या है? मेटाबॉलिक रिएक्शन श्योरली है, और ये मेटाबॉलिक रिएक्शन लिविंग रिएक्शन है, एंड दैट इज द बेस फॉर द एनी लिविंग ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? तो ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज हो गई। आइए अब जो नेक्स्ट है हमारे पास, फोर्थ, वो है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, कोशिकीय संरचना और संगठन। क्या कहने का मतलब? अब याद करो, हमारे पास क्या होता है? हमारे पास सेल है, कोशिका। सेल को क्या बोलते हैं? ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है ऑफ लिविंग
ऑर्गेनिजम्स, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, राइट। अब आप इसको समझें कि जब स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है तो कहानी कैसे शुरू हुई। सबसे पहले याद होगा, आपने सुना था प्रोटोप्लाज्म, और यही जीव द्रव्य बोलते हैं हिंदी में। और जो प्रोटोप्लाज्म है, यही प्रोटोप्लाज्म किसका निर्माण करता है? कोशिका का निर्माण करता है। याद आ रहा है? तो याद कीजिए, आपके पास था जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म, यही प्रोटोप्लाज्म क्या बनाया था? सेल, कोशिका। इसने क्या बनाया? उत्तक, टिश्यूज। टिश्यूज ने किसको बनाया? ऑर्गन्स, अंग। और जब बहुत सारे अंग बन गए तो इसी से जीव बना, ऑर्गेनिजम्स बना, और ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। तो ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है, इसकी जो सबसे छोटी इकाई है वो कौन है? सेल है। और चूंकि ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है? ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है। किसका? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। क्योंकि ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है और ये बना है किससे? सेल से। इसीलिए जो सेल से बनाने वाले ऑर्गेनाइजेशन होंगे, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये भी क्या होंगे? डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे। तो एक और नई चीज आ गई ना कि भाई सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी लाइफ के लिए डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज हो सकता है। अपने एनसीईआरटी में 5th पेज के लास्ट पैराग्राफ में आप देखोगे एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, प्राय लोग उसको छोड़ देते हैं, बट नीट में और एम्स में एक बार क्वेश्चन आया हुआ है, उसका नाम है इमर्जेंस। आइए थोड़ा सा समझते हैं, बहुत आसान है, छोड़ना नहीं है। नाम है इमर्जेंस। क्या होता है इमर्जेंस? इमर्जेंस का मतलब होता है बाहर निकलना चीजों के मिलने के बाद। मतलब क्या हुआ? चीजों के मिलने के बाद बाहर निकलना। इसको बोलते हैं लिविंग रिएक्शन एंड इंटरैक्शन। आपको लग रहा होगा सर क्या बोल रहे हैं, लिविंग रिएक्शन और इंटरैक्शन, इमर्जेंस। चलो आपको मैं आप ही के बॉडी लैंग्वेज से समझाता हूं। याद करो जब आप क्लास 5th में थे, याद आ रहा है? और आज अपने आप को देखो, 5th में थे तब और आज इमोशनल लग रहा है यार, हाँ सारी चीजें याद आएंगी, अरे मैं तो ऐसे करता था, ऐसे करता था, आज ऐसे करता हूं। जब आप क्लास 11th में 12 में, तो इन दोनों के बीच क्या हुआ? जब क्लास 5th में थे तब का चेहरा देखना खुद नहीं पहचानोगे, वही तो थे आप, वही बॉडी आज ये बन गया जो क्लास 11th या 12 में हो आप। मतलब उस समय धीरे धीरे लिविंग रिएक्शन हुआ, चीजें बनी और डेवलप हुआ। तो आज का बॉडी और उस समय का बॉडी फोटो रख के मैं बोलूंगा दोनों सेम है? नहीं, सेम नहीं है, ये अलग है। मतलब पहले वाली बॉडी के अंदर लिविंग रिएक्शन हुआ, वो कुछ और बनी, मूछें नहीं थी आने लगी, दाढ़ी नहीं था आने लगा, बहुत कुछ आने गया। उस समय बहुत कुछ फीलिंग नहीं आती थी, अब तो दिल में कुछ कुछ बहुत के लिए होता है, कुछ कुछ होता भी होगा, हाँ मुझे पता है। मतलब दिस इज लिविंग रिएक्शन एंड इंटरैक्शन। और यही इंटरैक्शन हमें फिर विकसित करके बाहर निकल आता है। फिर अभी अभी आप ऐसा अवस्था में देख रहे हो, फिर आज से 7 साल के बाद देखोगे, आप डॉक्टर बनोगे तो आपको लगा रही मैं 11th में ऐसा था। अगेन दिस इज कॉल्ड इमर्जेंस। तो क्या कहा ये कि जो प्रोटोप्लाज्म है, इस प्रोटोप्लाज्म के अंदर क्या होगा? लिविंग रिएक्शन और इंटरैक्शन होगा। लिविंग रिएक्शन और इंटरैक्शन होगा, इसके कारण ये इमर्ज हो जाएगा और यही प्रोटोप्लाज्म क्या बनाएगा? सेल। फिर सेल के अंदर भी क्या होगी? लिविंग रिएक्शन और इंटरैक्शन होगी। ये इमर्ज करके सेल क्या बना देगा? टिश्यूज। वैसे ही टिश्यूज क्या बना देगी? ऑर्गन, और ऑर्गन क्या बना देगी? बॉडी। और इन सभी में क्या होगा? इमर्जेंस होगा। मेरी बात समझ गई ना? अब इसको आप ऐसे समझे, हमारे पास कान है, कान एक ऑर्गन है, और ये ऑर्गन किससे बना है? टिश्यूज से। अब इसके अंदर जो टिश्यूज होगी, ऑसिकल सेल्स होंगे, उसको निकाल के देखूंगा तो वो स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस ऑसिकल सेल्स इज नॉट सिमिलर
और सेम देन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द ईयर, जो कान का सारा कैरेक्टर है वो सेल के लेवल पर देखोगे तो बिल्कुल समान नहीं होगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है नीट में, एम्स में स्टेटमेंट एसर्शन रीजन में क्वेश्चन आया हुआ है कि क्या होगा या नहीं होगा। नहीं होगा, याद रखना है ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटोप्लाज्म is not similar to the properties of cell. Why? Due to living reaction and interaction. और इसी को हम बोलते हैं क्या? इमर्जेंस बोलते हैं, राइट? तो ये इमर्जेंस जो है हर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में पाया जाता है, फाउंड इन द ऑल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट? क्लियर? तो यहाँ पर हमें ये चीज देखना है कि जो सेलो ऑर्गेनाइजेशन है वो सेल से आया। सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। ये सेल डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज बना, ओके, और लिविंग रिएक्शन और इंटरेक्शन इमर्जेंस के कारण होता है। क्लियर? आइए अब हम बात करते हैं लास्ट जो हमारा पढ़ना है, दिस इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस, संवेदना। संवेदना को हमने पहले पढ़ा था इरेटिबिलिटी से, उद्दीपन जिसको बोलते हैं। अब उसको हम पढ़ेंगे कॉन्शियसनेस से। तो दिस इज फिफ्थ वन, कॉन्शियसनेस, चेतना। क्या ये बड़ा इंपॉर्टेंट। कैसे? पहली पॉइंट कि भाई ये मोस्ट obvious and technically complicated होता है ये। दूसरा ये है क्या? ability to respond the एक्सटर्नल स्टिमुलस या स्टिमुलाई। ये एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, ये इंटरनल भी हो सकते हैं। एक्सटर्नल का क्या मतलब? टेम्परेचर दे दो, लाइट दे दो, उस पर भी असर आएगा, टेम्परेचर, लाइट, राइट? ये कहाँ पाया जाता है? कॉन्शियसनेस फाउंड इन ऑल प्रोकैरियोट्स। अब देखो, प्रोकैरियोट्स वो होते हैं जो बहुत छोटी हैं, इसके अंदर न्यूक्लियस डेवलप नहीं होता। टू कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स, जितने भी कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स हैं, हाथी, मैंगो, उससे बड़ा लार्ज साइज हो गया, सबसे छोटा माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, है ना, ये सबसे छोटा। तो सबसे छोटा से छोटा लाइफ हो, माइन्यूट लाइफ हो वहां, लार्जेस्ट से लार्जेस्ट, बिल्कुल लार्जेस्ट जहां लाइफ हो वहां हर जगह फाउंड पाया गया क्या? कॉन्शियसनेस। अब समझे, जब आपको कोई पिन लेता है, पिन लगा दे, जैसे पिन लगाए आप चौंकते हो, पिन क्या है? स्टिमुलस है, आप चौंकते हो, ये क्या? रिस्पॉन्स है। और इसी को क्या बोला? कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस क्या है? एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड। अब गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा है, तो गर्मी, दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल स्टिमुलस, टेम्परेचर से गर्मी क्रिएट हो रही है और हमारा बॉडी रिस्पॉन्ड कर रहा है पसीने के रूप में। सो दिस इज व्हाट? यस, दिस इज रिस्पॉन्स, दिस इज स्टिमुलस, दिस इज कॉन्शियसनेस। इन्वायरमेंट के लिए हम कॉन्शियस हैं। इन्वायरमेंट गर्मी होगी, हम फील कर रहे हैं। कोई ठंडा आपको सटा दे बहुत ज्यादा देर तक, आप हटाओगे। गर्म सटा दे, हटाओगे। व्हाट इज दिस? अगेन दिस इज रिस्पॉन्ड, किसके अगेंस्ट? स्टिमुलस के अगेंस्ट। तो जब भी आपको कोई स्टिमुलेट करता है, उत्तेजित करता है, तो आप रिस्पॉन्स देते हो, प्रतिवेदित होते हो, और इसी को हम क्या बोलते हैं? कॉन्शियसनेस कहते हैं। और कहा ये हर जगह पाया गया। अब आपको लगेगा कि कॉन्शियसनेस कब होगा? जब हमें सेंस ऑर्गन मिलेगा तब तो। सेंस ऑर्गन होगा तब तो हम फील करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इस फीलिंग के लिए, कॉन्शियसनेस के लिए सेंस ऑर्गन तो होना चाहिए। तो अब बड़ा इंपॉर्टेंट इश्यू और बहुत अच्छा पॉइंट समझे आप, सेंस ऑर्गन्स। अब ये सेंस ऑर्गन जो हैं वो एनिमल्स में हैं, तो इसका मतलब एनिमल्स बहुत अच्छी तरीके से
उसके अंदर एबिलिटी होगी क्या करने की, रिस्पॉन्ड करने की, क्योंकि सेंस ऑर्गन है, मतलब कॉन्शियसनेस उसके अंदर हुआ। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अंदर पौधों के अंदर सेंस ऑर्गन होती है, नहीं होती, नो सेंस ऑर्गन, उसके अंदर सेंस ऑर्गन नहीं होता। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा जब सेंस ऑर्गन्स नहीं होता तो बताओ ये कॉन्शियसनेस होगी या नहीं होगी, क्या लगता है आपको? हमारे अंदर तो ये था, एनिमल के अंदर क्या था, सेंस ऑर्गन्स थे, इसलिए वो क्या किया, वो रिस्पॉन्स किया, कॉन्शियसनेस शो किया। अब मैं बोल रहा हूं प्लांट्स के अंदर सेंस ऑर्गन ये नहीं है। अब आपको बताना है सेंस ऑर्गन नहीं है, तो आपको तो लगेगा जब सेंस ऑर्गन नहीं है तो फील नहीं करेगा, फील नहीं करेगा तो कॉन्शियसनेस नहीं होगी। नहीं, ऐसा नहीं है, इसके अंदर भी कॉन्शियसनेस होती है। आप कहोगे सर ये कैसे होगा फिर? बिल्कुल, आप पढ़ो, समझो, याद करो। आपने देखा होगा जब आप प्लांट्स को क्या करते हो, टेम्परेचर देते हो ज्यादा, जब ज्यादा टेम्परेचर दोगे तो पौधे के अंदर वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपायरेशन, पानी का नुकसान ज्यादा होता है। तो जैसे जैसे तुम टेम्परेचर को क्या करोगे, बढ़ाओगे, जैसे जैसे उसके अंदर जो ट्रांसपायरेशन है, वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया है वो बढ़ती जाएगी। अब बताओ टेम्परेचर बढ़ा तो पौधे जो लीफ ले रहे हो, इस लीफ से पानी का नुकसान हो रहा है, ये H2O निकलता जा रहा है। तो ये पानी का नुकसान, दिस इज कॉल्ड वाटर लॉस, ट्रांसपायरेशन। टेम्परेचर बढ़ेगा, ट्रांसपायरेशन भी बढ़ेगा। अब बताओ पौधा रिस्पॉन्स कर रहा है ना, किसको रिस्पॉन्स कर रहा है, टेम्परेचर, जो एक्सटर्नल टेम्परेचर है उसको पौधा रिस्पॉन्ड कर रहा है, एंड दिस इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस। तो पौधे के अंदर सेंस ऑर्गन नहीं है, फिर भी वो इन्वायरमेंट को लेके रिस्पॉन्ड करता है, दिस इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस। तो पौधे के अंदर सेंस ऑर्गन नहीं है, फिर भी वो क्या करता है, कॉन्शियसनेस करता है। अब रही बात कि सर ये तो अच्छा लग रहा है कि भाई पौधे के अंदर नहीं है फिर भी कॉन्शियसनेस है, तो अब एक लोगों ने कहा कि ऐसा करो, कोई एक ऐसा टेम्परेचर लो, एक कोई ऐसा फैक्टर लो जो दोनों को एक साथ बताओ कि हाँ पौधे में करेगा और एनिमल में करेगा कि नहीं, या एनिमल में करेगा उस पौधे में वो रिस्पॉन्ड होगा कि नहीं। एक सा बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिखा है, आइए उसको समझते हैं। उसको बोलते हैं फोटो पीरियोडिक इफेक्ट। फोटो माने सनलाइट की बात हो रही है, पीरियड मतलब कितना देर देना है, इफेक्ट माने प्रभाव। क्या मैंने कहा, फोटो पीरियोडिक इफेक्ट। अब समझे ये फोटो पीरियोडिक इफेक्ट क्या है। क्या हुआ, आप टेम्परेचर को दोनों पे दे दो, प्लांट्स पे भी दे दें आप और एनिमल्स पे भी दें। अब देखो इसको आप समझो, बहुत आसान चीज है। पौधे की बात हो रही है, पौधों में जो आप टेम्परेचर देते हो ना, उससे उसकी फ्लावरिंग डिसाइड होती है, उसमें जो फ्लावर आएंगे वो डिसाइड होता है, और जब फ्लावर होगा तब तो उसके अंदर फल लगेंगे। इसका मतलब टेम्परेचर प्रभावित कर रहा है पौधे के अंदर किसको, फ्लावरिंग को। अब आप समझे, अभी गर्मी का दिन है, गर्मी में दिन कैसी होती है, लंबी, रात छोटी, तो क्या होगा, दिन बड़ी, लॉन्ग, दिन, डे, पौधा प्लांट, तो उस पौधे का नाम लॉन्ग डे प्लांट। इसका मतलब इस समय जो जो पौधे लगाए गए हैं वो सभी पौधे गर्मी ज्यादा ले रहे हैं, तो इन सभी पौधे का नाम क्या होगा, लॉन्ग डे प्लांट। क्लियर। लेकिन जो पौधे गर्मी में लगाए गए वो लॉन्ग डे प्लांट हुआ, लेकिन जो ठंड में लगाए गए, ठंड में क्या होता, दिन छोटी, रात लॉन्ग बड़ी। इसका मतलब अब पौधा कैसा होगा, उसका नाम, पौधे का नाम क्या हो जाएगा, दिन छोटी ना, शॉर्ट डे प्लांट, तो क्या हो गया, शॉर्ट डे प्लांट। अभी का पौधा लॉन्ग डे प्लांट, उस जैसा प्लांट वैसे फ्लावर, जैसे फ्लावर वैसा फ्रूट। इसका मतलब क्या देखा आपने, पौधे की जो फ्लावरिंग है, उसकी फ्रूटिंग है, उसको कौन प्रभावित कर रहा है, फोटो पीरियड प्रभावित कर रहा है उसके फ्लावरिंग को। ठीक उसी प्रकार से एनिमल्स में भी पीनियल ग्लैंड्स होते हैं, और यही पीनियल ग्लैंड्स जो है
ये भी रिस्पॉन्ड करता है एनिमल्स के अंदर रिप्रोडक्शन को। ये आप जूलॉजी में और भी डिटेल पढ़ेंगे क्या रोल है, कैसे लाइट जो है इंड्यूस करता है पिनियल ग्लैंड्स को और पिनियल ग्लैंड इंट्रोड्यूस करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, अप्रोच को। तो आपने क्या देखा, एक ही फैक्टर से प्लांट भी और एनिमल दोनों प्रभावित हो रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई ये दोनों के अंदर अब आप बोल सकते हो क्या होता है, कॉन्शियसनेस होती है। तो इस तरीके से आपने क्या देखा कि कॉन्शियसनेस इज फाउंड इन बोथ प्लांट एज वेल एज एनिमल, दोनों में पाए गए। अब हमें ये कंफर्म करना है कि जो कॉन्शियसनेस है वो कॉन्शियसनेस सब में पाया गया, राइट। तो दैट्स व्हाई दिस इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में अब आइए हम देखें, ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज की जो बात हो रही है, ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज राइट, डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज की बात हो रही है, तो ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज तो होगी। अब हमें ये समझना है कि किस तरीके से ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन में क्या है, ह्यूमन जो होता है इसमें क्वेश्चन आता है कि यदि ह्यूमन एक्सीडेंट हो गया उसका और चला गया कोमा में, तो बड़ा फेमस क्वेश्चन है, कोमा में है तो वो क्या है, लिविंग है कि नॉन लिविंग है, पहले तो ये बताओ। पहली बात बताओ कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, और दूसरा हमें ये बताओ कि यदि वो लिविंग और नॉन लिविंग हो रहा है तो वैसी स्थिति में वो वहाँ पे क्या होगा, इसके अंदर कॉन्शियसनेस है या नहीं है। तो जब ह्यूमन बॉडी कोमा में चला जाता है तो वैसी स्थिति में माना जाता है कि यहाँ पे ब्रेन डेथ होता है, ये ब्रेन डेथ हो गया। ब्रेन डेथ का मतलब क्या हुआ, इट इज सपोर्टेड बाय मशीन, मशीन के थ्रू लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम पे बॉडी रखी हुई है, क्लियर। और ये लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम पे बॉडी रखी हुई है, इसका मतलब ये हुआ कि ये बॉडी जो ब्रेन डेथ में है, लाइफ ऐसे मशीन आपने देखा होगा, हॉस्पिटल कभी आप गए हो तो देखना उसके ऊपर एक डाटा होती है, ये इसके वाइब्रेशंस होते हैं ऐसे ऐसे, तो ये बताता है जो जो पैरामीटर्स होंगे एक्स वाई जेड जो भी पैरामीटर्स हैं, ये पैरामीटर्स इस बात को बताते हैं कि किस तरीके से बॉडी में अभी जान बाकी है, बॉडी ब्रेन से डेथ हुआ है, बायोलॉजिकल डेथ उसकी अभी नहीं हुई है, राइट। तो इसका मतलब कोमा में है, तो क्वेश्चन आएगा बताओ ये क्या है, नॉन लिविंग है ना, ये नॉन लिविंग नहीं है, इसके अंदर लिविंग है, हाँ लिविंग है। कैसे बोला लिविंग है, क्योंकि इसके अंदर कॉन्शियसनेस है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। कॉन्शियसनेस कैसे पढ़ा, क्योंकि इट इज बीइंग सपोर्टेड बाय मशीन, और मशीन जो है वो रिस्पॉन्स शो करता है, तो मशीन का रिस्पॉन्स शो करना कॉन्शियसनेस को बताता है। इसलिए मानेंगे कि जो कॉन्शियसनेस है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है, और कोमा जो है इस बात को बताता है कि किस तरीके से, कोमा का मतलब हुआ बॉडी नॉन लिविंग नहीं है, लिविंग है, क्योंकि उसके अंदर कॉन्शियसनेस है। क्वेश्चन आगे बन जाएगा इससे। आइए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी में डिस्कस करें। ह्यूमन के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स होता है। अच्छा, तो एक और चीज आपने देखा कि यदि उसके अंदर कॉन्शियसनेस है, यदि वो कोमा के बाद हो सकता है बॉडी मशीन रिस्पॉन्ड ना करे, तो बॉडी क्या हो जाएगी, डेड हो जाएगी। तो बॉडी डेड हो जाएगी, तो कोमा के बाद बॉडी क्या हो गई, डेड हो गई। क्यों, चूंकि उसके अंदर कॉन्शियसनेस नहीं आया। इसका मतलब कोमा से लाइफ में आना कौन कंफर्म करता है, कॉन्शियसनेस। इसलिए मानते हैं कि जो कॉन्शियसनेस है ये कंफर्म करता है किसको, मेटाबॉलिज्म को।
याद कीजिए, आपने पढ़ा था कि मेटाबॉलिज्म ने कंफर्म किया था किसको? इंट्रिंसिक ग्रोथ को। यहाँ जो कॉन्शियसनेस है ये कंफर्म कर रहा है किसको? मेटाबॉलिज्म को, लिविंग रिएक्शन को। कोमा भी एक लिविंग रिएक्शन है, एक लिविंग रिएक्शन है वो, जो मशीन से बता रहा है। नॉर्मल हो जाएगा तो लाइफ आ जाएगी, मतलब कॉन्शियसनेस होगा, वो अपने आप रिस्पॉन्ड करने लगेगा, बॉडी इसकी अपने आप रिस्पॉन्सिव हो जाएगी, राइट। लेकिन जब बॉडी रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, कॉन्शियसनेस नहीं है, तो कोमा में है, क्योंकि वो रिस्पॉन्ड कर रहा है मशीन के थ्रू, इसलिए उसको माना लिविंग। ओके, नाउ अब एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, एनिमल के अंदर अवेयरनेस है, अवेयरनेस टू सराउंडिंग्स, वो अपने चारों तरफ जो भी चीजें हैं उसके लिए वो अवेयर है। दिस इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस। और ये कॉन्शियसनेस हमारे अंदर ही नहीं है, सभी जीव जंतुओं में पाई जाती है। इसका मतलब ये लाइक कैरेक्टर है, लाइक टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सभी के अंदर ये कॉन्शियसनेस होती है, लाइक ह्यूमन में भी होती है। इसीलिए तो ये कॉन्शियसनेस यूनिवर्सल है, इसीलिए यूनिवर्सल होने के कारण हम मानेंगे कि जो कॉन्शियसनेस है, ये कॉन्शियसनेस क्या है? डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है किसका? लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, राइट। नाउ दूसरा, एक और जो सबसे यूनिक कैरेक्टर है ह्यूमन में, जो दूसरे में नहीं होता, क्या वो होता है? अवेयरनेस टू हिमसेल्फ। मानव एक ऐसा प्राणी है जो अपने आप के लिए भी अवेयर होता है, जागृत होता है, जिसको हम बोलते हैं स्वतः चेतना। दिस इज कॉल्ड सेल्फ कॉन्शियसनेस। और ये सेल्फ कॉन्शियसनेस, मजे की बात क्या है कि ये केवल और केवल कहां पाया जाता है? ह्यूमन ओनली। ये केवल मानव में ही पाया गया, हर जगह नहीं पाया जाता। इसका मतलब ये क्या है? अनलाइक टू अदर ऑर्गेनिजम्स, ये सभी जीवों में नहीं है। जब ये सभी जीवों में नहीं है, इसका मतलब क्वेश्चन आएगा, क्या लगता है? कॉन्शियसनेस जो है ये तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज हो गई, लेकिन क्या लगता है ये जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज होगी या नहीं होगी? तो याद रखना है, क्योंकि ये केवल ह्यूमन में है, सभी जीवों में नहीं हुआ, इसका मतलब ये यूनिवर्सल नहीं हुआ। क्योंकि यूनिवर्सल नहीं हुआ, इसलिए मानेंगे कि ये सेल्फ कॉन्शियसनेस नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज नहीं है सेल्फ कॉन्शियसनेस। क्यों? क्योंकि ये केवल और केवल ह्यूमन में ही होता है। इज इट क्लियर? तो स्पष्ट हो गया कि अच्छा, इसलिए हमने कहा कॉन्शियसनेस जो है ये सबसे ज्यादा, अब इस लाइन को समझे, फर्स्ट लाइन इसलिए मैंने मिटाया नहीं था, मोस्ट ऑब्वियस माने स्पष्ट, सबसे ज्यादा क्लियर किसने बताया कि ये लिविंग होगा? ध्यान दो, सबसे पहला पढ़ा था हमने इंट्रिंसिक ग्रोथ, उसको किसने कंफर्म करा? मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म को कौन कंफर्म कर रहा है? कॉन्शियसनेस। इसका मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स यदि माना जाए कि सबसे ज्यादा डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज कौन प्रेजेंट कर रहा है, तो वो कौन करेगा? कॉन्शियसनेस। इसीलिए फर्स्ट लाइन लिखा है एनसीईआरटी ने कि ये मोस्ट ऑब्वियस, बहुत ही स्पष्ट कैरेक्टर है और टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड। टेक्निकल याद करो, व्यू बताया था ना, दो व्यू था लाइफ के। टेक्निकल व्यू मतलब ये वैज्ञानिकों का व्यू है, वो बताएगा कैसे ये लिविंग है और ये लिविंग नहीं है। कॉमा में कॉन्शियसनेस है तो मानेंगे ये कॉन्शियसनेस यदि है, मशीन के कारण भी है या बॉडी खुद से आ गया तो लाइफ है। मशीन भी यदि हमें रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो बॉडी कोमा की डेथ हो गई कॉन्शियसनेस नहीं होने के कारण। इसका मतलब फाइनल कौन कंफर्म कर रहा है कि बॉडी लिविंग में है या नहीं है? टेक्निकली कौन जस्टिफाई कर रहा है? वो जस्टिफाई कर रहा है कॉन्शियसनेस। इसीलिए बोला मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड होता है और यही कंफर्म करता है लाइफ के बारे में कि डिफाइनिंग हो सकती है या नहीं हो सकती है, राइट। तो दिस इज इन दिस वे हमने देखा कि लाइफ के लिए ये जो कॉन्शियसनेस है ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है, राइट। अब आइए हम इसको कंक्लूड करें। टोटल हमने जो पढ़ा था पूरे 5 कैरेक्टर्स थे, राइट। अब इसको एक समराइज में कर लूं 2 मिनट में।
आपको पता करना है, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, याद आ रहा है आपको? ग्रोथ। उसके बाद लिया था हमने रिप्रोडक्शन। फिर क्या लिया हमने? मेटाबॉलिज्म। इसके बाद लिया हमने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, और लास्ट लिया था हमने कॉन्शियसनेस को। क्लियर? अब हमें ये कंफर्म करना है कि कौन लिविंग है, कौन लिविंग नहीं है, राइट ना? तो ये 6 हो गए अपने, राइट? चलो बताओ आप मुझे, जितना पढ़ा हमने ये 2 क्लास, इसका ये समरी है, हमने ये बताना है, राइट? पहला कैरेक्टर क्या लिया आपने? पहला लिया था आपने ग्रोथ। तो ये बताना है कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगा या नहीं होगा। पहला, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगा या नहीं होगा, और ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होगी या नहीं होगी, ये पता करना है। तो याद कीजिए, हमने पढ़ा था ग्रोथ क्या था, ये लिविंग में भी होता है, नॉन लिविंग में भी होता है। पता था? पौधों का, पहाड़ का बढ़ना ग्रोथ है, रेत के टीला का बढ़ना ग्रोथ है, तो वो नॉन लिविंग में था। क्योंकि नॉन लिविंग में हो गया इसलिए डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज नहीं होगा। बताया था ना, डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज के लिए याद कीजिए, बताया था नॉन लिविंग में नहीं होना चाहिए, लिविंग में होना चाहिए बिना किसी अपवाद का। इसका मतलब ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज नहीं है। क्लियर? दूसरा हमने बताया था आपको रिप्रोडक्शन, ये हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, नॉन में नहीं होता, नॉन लिविंग में बिल्कुल नहीं होता। और यहां पे याद कीजिए, यहां पे हमारे पास एक्सेप्शंस थे, बताया था ना, म्यूल, खच्चर, इनफर्टाइल ह्यूमन बींग्स और वर्कर, ये ऐसे थे जिसमें एक्सेप्शन था। तो ये अपवाद होने के कारण इसे भी हम नहीं मानेंगे क्या, डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज। इसका मतलब ये हुआ कि 5 में से 2 ऐसे हमारे पास हो गए जिसके पास क्या नहीं है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज नहीं है, राइट? अब हमें पता करना है आगे क्या होगा। मेटाबॉलिज्म हमने क्या पढ़ा था? मेटाबॉलिज्म जो है वो लिविंग में होता है, नॉन लिविंग में बिल्कुल नहीं होता, कोई एक्सेप्शन नहीं है, मतलब डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है। क्लियर? फिर पढ़ा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, लिविंग में होता है, नॉन लिविंग में नहीं होता, कोई एक्सेप्शन नहीं था इसका, इसलिए डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है। उसी प्रकार सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर लिया था, मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड, याद आ रहा है कौन? कॉन्शियसनेस। ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज लिविंग में है, नॉन लिविंग नहीं है, इसलिए ये है। तो आउट ऑफ 5 3 ऐसे हैं जिसके अंदर डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है, 2 ऐसे हैं जिसमें डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज नहीं है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्या क्वेश्चन आ सकता है इसमें कि बताओ ग्रोथ में यदि मैं बात करूं इंट्रिंसिक ग्रोथ, इंट्रिंसिक ग्रोथ, तो यहां क्या होगा? तो याद रखना है कि ये भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो इंट्रिंसिक ग्रोथ तो होगा लेकिन होल ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज नहीं है। एक और क्वेश्चन आएगा कॉन्शियसनेस में, तो कॉन्शियसनेस में क्वेश्चन अभी आएगा, अभी मैंने बताया सेल्फ कॉन्शियसनेस से आएगा। तो भाई सेल्फ कॉन्शियसनेस, स्व जागृति जो है, ये केवल ह्यूमन में पाया जाता है। क्योंकि केवल ह्यूमन में पाया जाता है इसलिए नहीं होगा डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्योंकि डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज होने के लिए सभी जीवों में पाया जाना इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से 6 तो ये